एपिसोड शुरू होता है एक धुंधले कोहरे से भरे जंगल से। एक अनजान इंसान गहरे बालों वाला अकेला जंगल के रास्ते पर चल रहा होता है। वो परेशान और डरा हुआ दिखाई देता है। अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। वो पूरी तरह थका हुआ और कमजोर लग रहा होता है। इसके बाद शायान और मारी अपने कमरे में बैठे दिखाई देते हैं। उनके हाथ में चमकती हुई रोशनी की एक छोटी सी गेंद होती है, जिसे देखकर दोनों बेहद खुश होते हैं। वे उत्साह से बातें कर रहे होते हैं और हंसी मजाक का माहौल बना हुआ होता है, जैसे सब कुछ पूरी तरह सामान्य हो। कैमरा एक सुनहरे पिंजरे की ओर जाता है। उसके अंदर वही छोटी चमकती हुई परी जैसी रोशनी अब भी मौजूद होती है। दूसरी ओर पापा गवेन और मम्मी एमा कमरे में खड़े होकर किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी काले लबादे में एक व्यक्ति उनके पास आता है और उन्हें कोई महत्वपूर्ण सूचना देता है। उसकी बात सुनते ही सभी के चेहरों पर चिंता और घबराहट साफ दिखाई देने लेटते हैं। पता चलता है कि गांव के पास गॉबलिन दिखाई दिए हैं। हवेली में मौजूद सभी लोग सीढ़ियों के पास खड़े होकर चिंता और डर के साथ हालात पर नजर रख रहे होते हैं। गवेन फैसला करते हैं कि वे खुद गॉबलिन का शिकार करने निकलेंगे, ताकि गांव और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरी ओर शायान और मारी उस लबादा पहने व्यक्ति से बातें कर रहे होते हैं, जबकि पूरे घर में रात की तैयारियां चल रही होती हैं। रात होते ही बाहर तेज तूफान शुरू हो जाता है। हवेली के अंदर शायान, मारी, रोज, गांव की औरत और उसके बच्चे एक ही कमरे में बिस्तर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सभी एक दूसरे के करीब बैठकर सुरक्षा का एहसास पाने की कोशिश करते हैं। बाहर बिजली जोर जोर से कड़क रही होती है और माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो जाता है। तभी हवेली की अंधेरी अटारी में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई खतरनाक जीव वहां छिपकर बैठा हो। यह दृश्य देखकर सभी का दिल दहल जाता है। डर के मारे सभी लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं। शायान अपने हाथ में लकड़ी का एक डंडा उठा लेता है। मारी भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। दोनों दरवाजे की ओर सतर्क निगाहों से देखने लगते हैं। कुछ ही पल बाद अंधेरे में छिपा हुआ जीव सामने आ जाता है। वो एक गॉबलिन होता है। उसकी हरी त्वचा, तेज नाखून और नुकीले दांत उसे बेहद डरावना बना रहे होते हैं। अचानक गॉबलिन हमला कर देता है। सभी लोग चीखते हुए पीछे हटने लगते हैं। गांव की औरत अपने बच्चों को कसकर गले लगा लेती है। शायान, मारी और रोज भी डर के मारे एक दूसरे के पास आ जाते हैं। लेकिन डर के बावजूद शायान हिम्मत जुटाकर गॉबलिन का सामना करने आगे बढ़ता है। उसके हाथ में जादुई रोशनी चमकने लगती है। कुछ ही क्षणों में शायान और गॉबलिन आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। शायान अपनी पूरी शक्ति एक जगह केंद्रित करके उसे तेज गर्मी में बदल देता है। उसकी जादुई ऊर्जा गॉबलिन को बुरी तरह झुलसा देती है। गॉबलिन जमीन पर गिर पड़ता है और आखिरकार हार मान लेता है। शायान थका हुआ जरूर होता है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो सभी की जान बचाने में सफल हो जाता है। तभी सभी को पता चलता है कि गांव की औरत हमले में बुरी तरह जख्मी हो गई है। ये सुनते ही सभी लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। घर के नौकर और दाई भी घबराए हुए उसकी हालत देखने पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक जवान आदमी और एक लड़की भी मदद के लिए हवेली में आते हैं। कमरे के फर्श पर गॉबलिन का मरा हुआ शरीर पड़ा दिखाई देता है। सभी लोग मिलकर जख्मी औरत का प्राथमिक उपचार शुरू कर देते हैं। उसके घावों पर पट्टियां बांधी जाती हैं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। शायान और रोज एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। दोनों अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। रात बहुत लंबी और बेचैन करने वाली होती है। दूसरी ओर गांव के लोग भी बाहर इकट्ठा होकर चिंता के साथ हालात का इंतजार कर रहे होते हैं। सुबह होते ही तूफान थम जाता है। एक बुजुर्ग डॉक्टर हवेली पहुंचकर जख्मी औरत की जांच करता है। शायान और मारी बेचैनी से ये सब देखते रहते हैं। कुछ समय बाद गवैन भी वापस लौट आते हैं और बच्चों से बात करते हैं। सभी लोग रसोई की मेज के आसपास बैठकर गंभीर चर्चा करने लगते हैं। शायान ध्यान से उनकी बातें सुन रहा होता है, जबकि मारी भी पास खड़ी होकर चिंता से सब कुछ देख रही होती है। बातचीत आगे बढ़ती है। नया व्यक्ति खुलकर अपनी बात रखता है। कभी शायान और मारी के चेहरों पर चिंता दिखाई देती है, तो कभी उम्मीद की हल्की सी झलक। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो जाता है। सभी लोग हाथ मिलाकर अपनी सहमति जताते हैं। पहले शायान थोड़ा हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। मारी भी ये देखकर खुश हो जाती है। धीरे धीरे घर का तनाव खत्म होने लगता है। एपिसोड शुरू होता है हवेली के बाहर। गेवन एक तरफ खड़े होते हैं और उनके सामने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर रखा होता है। शायान अपनी हथेली आगे बढ़ाता है और उसमें से तेज आग की एक लहर निकलती है, जो देखते ही देखते पूरे लकड़ियों के ढेर को जला देती है। गेवन ये देखकर संतुष्ट दिखाई देते हैं, मानो वे शायान की परीक्षा ले रहे हों। मारी भी पास खड़ी होकर हैरानी भरी नजरों से ये सब देख रही होती है।
जब आग बुझती है तो पीछे सिर्फ जली हुई लकड़ियों का काला ढेर बचता है। शायन, मारी और गेवन तीनों मिलकर उसे ध्यान से देखते हैं। गेवन अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद शायन फिर से हवेली के बाहर दिखाई देता है। इस बार वो सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए होता है। गेवन पास में पानी से भरी एक बाल्टी लेकर खड़े होते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आग पर काबू पाया जा सके। शायन अपनी हथेली खोलकर आग का एक बड़ा गोला बनाता है और उसे लकड़ियों के दूसरे ढेर की ओर फेंक देता है। गेविन संतुष्टि के साथ उसकी प्रगति को देखते हैं। कुछ देर बाद रोज अपनी हरी पोशाक और बालों में हेयरबैंड लगाए वहां पहुंचती है। वो शायन के बिल्कुल पास आकर उसका अभ्यास देखने लगती है। एक पल ऐसा आता है जब दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि उनके चेहरे लगभग एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ये देखकर शायन हल्का सा शर्माने लगता है। दृश्य बदलकर मारी पर जाता है। वो अकेली खड़ी होकर अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाती है। अचानक वो किसी हैरान कर देने वाली चीज को देखकर जोर से चिल्ला उठती है। इसके बाद एक मजेदार छोटा सा मोन्टाज शुरू होता है जिसमें शायन अलग अलग प्रकार के जादू का अभ्यास करता है। सबसे पहले वो नारंगी रंग का आग का गोला बनाता है जो अग्नि जादू का प्रतीक होता है। फिर वो नीलम जैसी चमक वाली पानी की गोली तैयार करता है जो जल जादू को दर्शाती है। इसके बाद वो कई और जादुई शक्तियों का प्रयोग करता है। कभी वो खुश दिखाई देता है, कभी परेशान, तो कभी अपनी नई खोजों से खुद ही चौंक जाता है। ये पूरा मोन्टाज उसकी मेहनत, सीखने की लगन और लगातार किए जा रहे प्रयोगों का मजेदार सार प्रस्तुत करता है। मोन्टाज समाप्त होने के बाद शायन और मारी घर के अंदर एक मेज पर आमने सामने बैठे दिखाई देते हैं। दोनों किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। उनके चेहरों पर एकाग्रता साफ दिखाई देती है, जैसे वे किसी महत्वपूर्ण निर्णय या नई रणनीति पर विचार कर रहे हों। रोज अपने हाथ में चमकती हुई बैंगनी ऊर्जा की एक गेंद थामे होती है, जबकि मारी के हाथ में भी एक रहस्यमयी चमकती हुई वस्तु होती है। तभी अचानक एक शक्तिशाली जादुई विस्फोट होता है, जिसे देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। हवेली के बाहर अब एक नया चेहरा दिखाई देता है। एक जवान लड़का वहां आता है और शायन को कुछ दिखाता है। शायन, मारी, रोज और वो नया लड़का हवेली के मुख्य द्वार के पास खड़े होकर उत्साह के साथ बातचीत करते हैं। इसके बाद एक और छोटा सा दृश्य आता है जिसमें शायन फ्लेयर नाम के जादू का प्रदर्शन करता है। वो अपनी हथेली से मिसालों जैसी गति वाला आग का गोला छोड़ता है। उसी समय स्क्रीन पर फ्लेयर लिखा हुआ दिखाई देता है। ये शायन की पहली ऐसी जादुई शक्ति होती है जिसे वास्तविक हथियार की तरह इस्तेमाल। इसी बीच कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार की एंट्री होती है। एक गंभीर व्यक्तित्व वाला आदमी गहरे नीले रंग की औपचारिक पोशाक पहने सलीके से संवारी हुई गोटी के साथ दिखाई देता है। ये हैं ग्रेस्ट, जिनसे गवेन शायन की मुलाकात करवाते हैं। ग्रेस्ट शायन को गहरी और परखती हुई नजरों से देखते हैं। इसके बाद ग्रेस्ट, गवेन और शायन एक औपचारिक कमरे में बैठकर बातचीत करते हैं। ग्रेस्ट शायन से सीधे और गंभीर सवाल पूछते हैं। शायन आत्मविश्वास के साथ उनके जवाब देता है। हालांकि ग्रेस्ट के चेहरे पर न तो ज्यादा संतुष्टि दिखाई देती है और न ही असंतोष। वो केवल शायन का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन कर रहे होते हैं। अचानक एक नाटकीय पल आता है। दूर आसमान में तेज बिजली चमकती है और नीली रोशनी की लकीरें पूरे आकाश में फैल जाती हैं। ये दृश्य देखकर सभी एक पल के लिए चौंक जाते हैं। शायन भी हैरानी से आसमान की ओर देखने लगता है। इसके बाद शायन और गवेन पत्थर की दीवारों वाली एक हथियारों की दुकान में पहुंचते हैं। वहां मौजूद बड़ा सा दुकानदार, जिसके कपड़ों पर फर वाला कॉलर होता है, उनका स्वागत करता है। दुकान में चारों ओर तलवारें, ढालें और तरह तरह के हथियार सजे होते हैं। दुकानदार काउंटर के नीचे से एक चमकता हुआ सफेद पत्थर निकालता है और शायन के सामने रख देता है। ये लाइटनिंग ओर होता है, यानी बिजली की शक्ति वाला दुर्लभ अयस्क। वो पत्थर ऐसे चमक रहा होता है मानो उसके अंदर सचमुच बिजली कैद हो। ये देखकर शायन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। शायन उस लाइटनिंग ओर को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगता है कि अगर इस अयस्क का सही इस्तेमाल किया जाए तो इससे बिजली का जादू बनाया जा सकता है। ये सोचते ही उसकी आंखों में नया उत्साह और दृढ़ संकल्प दिखाई देने लगता है। इसके बाद ग्रेस्ट फिर से सामने आते हैं। वे शायन के सिर पर हाथ रखते हैं। ये उनके विश्वास और प्रशंसा का संकेत होता है। गवेन ये देखकर मुस्कुरा देते हैं।
पहली बार ग्रेस्ट के गंभीर चेहरे पर भी हल्की सी नरमी दिखाई देती है। अब दृश्य हवेली के बाहर बने अभ्यास मैदान में पहुंचता है। वहां एक छोटे से मंच पर लाइटनिंग ओवर रखा होता है। स्क्रीन पर भी उसका नाम दिखाई देता है। शायन, गवेन और एमा उत्साह के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि अब पहली बार इस नए जादू का परीक्षण होने वाला होता है। शायन अपना हाथ आगे बढ़ाकर लाइटनिंग ओवर से संपर्क स्थापित करता है। अगले ही पल उसके हाथों से तेज नीली बिजली की धाराएं निकलने लगती हैं। बिजली चारों ओर फैल जाती है और पूरे आसमान को रोशन कर देती है। पहले नीली चिंगारियां निकलती हैं, फिर लाल चमक दिखाई देती है और अंत में दोनों मिलकर एक शक्तिशाली विद्युत विस्फोट का रूप ले लेती हैं। ये जादू उसके अग्नि जादू से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली साबित होता है। ये देखकर सभी बेहद खुश हो जाते हैं। शायन बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी सफलता का आनंद लेता है। गवेन और एमा गर्व से तालियां बजाते हैं। आज शायन ने अपनी जादुई यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली होती है। इसके बाद एक छोटा सा मोन्टाज आता है, जिसमें शायन अपने तीनों जादुई तत्वों की तुलना करता है: नीली बिजली, लाल बिजली और नारंगी आग। वो उत्साह के साथ हर शक्ति की विशेषता और अंतर समझाता है। रात हो जाती है। शायन अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। वो अपने हाथों के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ ऊर्जा का गोला बनाता है। शुरुआत में वो नारंगी आग जैसा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसका आकार बदलकर सुनहरे और बैंगनी रंग के हीरे जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायन किसी नई जादुई शक्ति पर प्रयोग कर रहा है। कुछ देर बाद शायन कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर मारी पर पड़ती है। वो अंधेरे कमरे में खिड़की के सामने अकेली खड़ी होती है। उसकी पीठ शायन की ओर होती है और वो असामान्य रूप से शांत दिखाई देती है। उसे देखकर शायन को महसूस होता है कि मारी के मन में कुछ चल रहा है और वो ठीक नहीं है। शायन बाहर निकलकर हवेली से दूर जंगल के किनारे पहुंचता है। वहां मारी हाथ में अभ्यास वाली तलवार लिए अकेली खड़ी होती है। आसमान में गुलाबी और बैंगनी रंग की सूर्यास्त की रोशनी फैली होती है, जिससे पूरा दृश्य बेहद भावुक और शांत दिखाई देता है। शायन मारी के पास पहुंचता है। दोनों भाई बहन एक दसूरे के सामने सरयाव रियास्त की गलुआबी रोशनी में खड़े होते हैं। बीच में दरू तक फैला हुआ मदैन और नीला पानी दिखता है। दोनों में कुछ बात होती है। मारी की तरफ से कुछ छुपा हुआ दर्द है। बात करते करते मारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये अपनी परेशान करने वाली बात शायद तलवार की ट्रेनिंग में पीछे रह जाना या शायन के आगे बढ़ने की खशुई में खदू को पीछे पाना बोल देती है। ये एक बहुत ही भावुक पल होता है जो दिल को छू लेता है। शायन मारी के पास आता है और इसे पीछे से कसकर गले लगा लेता है। एक देखभाल करने वाला सुरक्षित गले मिलना। मारी रोती रहती है। शायन कुछ कहता है, शायद बोल रहा होता है कि ये अकेली नहीं है। सरयाव रियास्त की रोशनी में ये भाई बहन का गला मिलना एपिसोड का सबसे भावुक और प्यारा पल होता है। मारी और शायन सरयाव रियास्त के नीचे एक दसूरे के पास बैठे जाते हैं। मारी की आंखें अब थोड़ी शांत हो गई होती हैं।